नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शल्य चिकित्सा विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि शल्य चिकित्सा विधि क्या होती है। पिछले पार्ट में गर्भ निरोधक की आईयूडी के बारे में अध्ययन किए थे कि आईयूडी होती क्या है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, तथा उनसे कौन सी दवाएं होती हैं जो गर्भ को रोकने में सक्षम होती हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह शल्य चिकित्सा अर्थात शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा कार्यविधि। शल्य चिकित्सा कार्यविधि के अंतर्गत या फिर इसको शल्य क्रियात्मक विधि भी कह सकते हैं। शल्य क्रियात्मक विधि शल्य क्रियात्मक विधि, ठीक है। इसके अंतर्गत दो अन्य हेडिंग आती है जिसे वास्केटोमी वासेक्टोमी भी इसको कहते हैं। वासेक्टोमी और दूसरा ट्यूबकेटोमी ठीक है। अब वास्केटोमी किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। वास्केटोमी क्या होती है। वासेक्टोमी शल्य क्रियात्मक चिकित्सा विधि आप सुने होंगे। यह एक प्रकार की आधुनिक चिकित्सा कार्य विधि है जिसके द्वारा गर्भ को चिकित्सीय विधि के द्वारा अर्थात डॉक्टर्स की सहायता लेके अस्पतालों में नसबंदी का कार्य कराया जाता है, जिसके द्वारा नलीबंदी का कार्य होता है, जिससे संतान उत्पन्न होने की खतरा बंद हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, न के बराबर, अर्थात उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अगर प्राकृतिक घटना न कोई हो तो फिर उसमें कभी संतान उत्पन्न नहीं होंगे। किंतु सबसे जो पहले टॉपिक है वास्केटोमी, वह नर में होती है। वास्केटोमी यह पुरुषों में कराई जाती है। वास्केटोमी पुरुषों में कराई जाती है। पिछले पार्ट में आप वृषण की संरचना पढ़े थे, उसी से यह रिलेटेड है। सबसे बाहरी हिस्से को हम वृषण कोश कहते हैं। हम यहां पे दो नाव बना के, एक जोड़ी नाव बना के सिर्फ एक को दर्शा रहे हैं, तो ये ठीक है। अब इस वृषण में कुछ थैली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 250 होती है, और इन्हें हम वृषणीय पिंडक नाम देते हैं। वृषणीय पिंडक।
यह वृषणी पिंडक लगभग 250 की संख्या में होती है, टेस्टिकुलर लाब्यूल, तथा इनमें 1 से 3 सुकृजन नलिकाएं होती हैं। एक से 3 सुकृजन नलिकाएं होती हैं। सुकृजन नलिका होती हैं जो शुक्राणुओं को उत्पन्न करती हैं। शुक्राणु को उत्पन्न करती हैं और इनकी संख्या लगभग 1 से 3 होती है। अब यह शुक्रजन नलिका आगे की तरफ खुलती हैं, जिसे रीट टेस्टिस कहते हैं, जिसको हम आरटी दर्शा रहे हैं, रीट टेस्टिस। और उसके आगे की जो संरचना होती है उसे हम भीडी कहते हैं, अर्थात वासा डिफरेंशिया। वासा वासा डिफरेंशिया, ठीक है। अब इस वासा डिफरेंशिया को अधिवृषण से होते हुए, वासा डिफरेंशिया से होते हुए वृक्क से होते हुए सॉरी शिश्न, और यह पूरी कंप्लीटली वृषण की संरचना होती है। तो होता क्या है, इन शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यह शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ते हैं सहायक नलिकाओं के द्वारा। तो रेट टेस्टिस के आगे जो वासा डिफरेंशिया में यह शुक्राणु जैसे ही पहुंचती हैं, यहां तक तो आ जाती हैं, किंतु यहां पे इसको शल्य चिकित्सा विधि के द्वारा अर्थात कृत्रिम विधि द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और मतलब बंद कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे न आ सके। और जब शुक्राणु आगे नहीं आएगा तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा मतलब पेनिस से होते हुए यूरेथ्रा में जाता था शुक्राणु और योनि से होते हुए इस्थमस जंक्शन पे उनका संलयन होता था। तो जब यह शुक्राणु नहीं आगे बढ़ेंगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा, जिससे क्या हो जाएगी, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसके बाद वास्केटोमी आती है प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया जो है वह वास्केटोमी सॉरी ट्यूबकेटोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया में यह मादा में कराई जाती है, यह मादा में कराई जाती है, ठीक है। वासेक्टोमी जो था वह पुरुषों में कराई जाती है, जबकि यह ट्यूबेक्टोमी मादा में कराई जाती है। ये संरचना हो गई। चूंकि इस अंडाशय में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सॉरी अंडाणुओं का, इस अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है और यह अंडाणु फिम्बरी से होते हुए, झालर से होते हुए कहां पहुंचते हैं, इस्थमस जंक्शन पे। यहां तो ये पहुंच जाते हैं, किंतु अब यहां से शुक्राणु जो प्रवेश किए गए होते हैं वह इस्थमस जंक्शन तक पहुंचते तो हैं, किंतु इस नली को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन न हो सके। और जब इनका मिलन नहीं होगा तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट से इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, और जब इम्ब्रियो नहीं बनेंगे तो नई संतान की निर्माण नहीं होगी। तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, फेल
कर जाती है, अर्थात गर्भाशय नहीं ठहरती है। ठीक है, तो यह ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया। क्यों ट्यूबेक्टोमी? क्योंकि इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, और इस ट्यूब को बंद किया जाता है, इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया कहा जाता है। नली, इसको नलीबंदी भी कहा जाता है, नली बंदी के नाम से भी जाना जाता है, नलीबंदी, और इसको नसबंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक अगली टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। जो अगली टॉपिक्स है वह सगर्भता का सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इसको एक अन्य नाम दे दिया जाता है जिसको गर्भपात बोला जाता है। इसकी इंग्लिश होती है मेडिकल, एमटीपी जिसको बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, मेडिकल ट्रांसमिशन में ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल ट्रांसमिशन यहां पे गलत थोड़ा, ट्रांसमिनेशन, NATION। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका एक और नाम होता है, और करके लिख देना है, गर्भपात, एबॉर्शन। ठीक है, चूंकि यह प्रक्रिया कब कराई जाती है? जब कोई दंपत्ति संतान को उत्पन्न करना नहीं चाहती है, फिर भी किसी कारणवश उनका गर्भ ठहर जाता है, तो इसको समाप्त करने के लिए लिंग की पहचान कर भी क्या करते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात जो नहीं चाहते हैं दाम्पत्य गर्भ ठहरने के बाद कि हम इस संतान को उत्पन्न करें, ठीक है, पता लगाने के बाद, तो इसको अब पूरी तरह से चूंकि बैन कर दिया गया है, गर्भपात को क्या कर दिया है, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, तो यह प्रक्रिया कब कराई जाती है? 12 सप्ताह के अंदर कराना उचित होता है। लगभग 12 सप्ताह के अंदर कराना उचित होता है, जबकि उसके बाद कराना घातक हो सकता है। और इसको बाहर कैसे किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब की सहायता से। इस प्रक्रिया में भ्रूण को वैक्यूम ट्यूब के द्वारा
बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में लगभग 12 सप्ताह के अंदर ही गर्भपात जो होती है वह लगभग 12 सप्ताह के अंदर कराना उचित होता है, अर्थात 3 महीने, लगभग 3 महीने के अंदर कराना उचित होता है। उसके बाद कराना या तो मां के लिए या फिर बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। और इस प्रक्रिया में वैक्यूम ट्यूब के द्वारा भ्रूण को बाहर कर लिया जाता है, अर्थात निकाल लिया जाता है। और यह क्यों 12 सप्ताह के अंदर? क्योंकि 3 महीने के अंदर भ्रूण का विकास हो जाता है, लिंग की पहचान हो जाती है। अब इसके बाद चूंकि सारी भ्रूण कोई और विकास होने लगती है जो कि घातक साबित हो सकता है। तो ये गर्भपात, ठीक है। अब इसके बाद कुछ यौन संचारित रोग हैं जिसको एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यौन संचारित रोग। अब जैसे सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, इसके बारे में अगले टॉपिक्स के बारे में ये अध्ययन करेंगे, यौन संचारित रोग के बारे में। यह आपका टोटल शल्य चिकित्सा क्रियाविधि थी जिसको वास्केटोमी और टेक्टोटोमी के रूप में बताया गया। और उसके बाद से सौगरभता किसे कहते हैं उनके बारे में बताया गया कि ये क्या होती हैं। अगले टॉपिक्स में यौन संचारित रोग के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का अंत करेंगे। उसके बाद हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।